हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, आने वाला है और आपको पेडागोजी में बहुत दिक्कत होती है। आई नो, जब मैंने भी सीटेट क्लियर करा था मेरे को भी पेडागोजी समझ नहीं आती थी उस टाइम पे। और स्पेशली अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करती हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में थ्योरी भी काफ़ी बच्चों की अच्छी नहीं होती है और साथ में फिर उनको पेडागोजी में भी दिक्कत हो रही होती है। तो इसलिए आज मैं पहले मैथ की आपको पेडागोजी की क्लास लेकर आई हूँ। मैथ की पेडागोजी ख़त्म होते ही मैं आपको इंग्लिश की भी कराऊंगी, हिंदी की भी कराऊंगी और आप कमेंट करके बता देना आपको किस सब्जेक्ट की पेडागोजी में दिक्कत है। ठीक है, तो अब हम मैथ की पेडागोजी शुरू करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई का काम करेंगे। तो पहला है ये है ना, ये मैंने एक नोट्स के फॉर्म में है ये। ठीक है, ये वो क्वेश्चन भी है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी है जो आगे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि कौन सी है? ठीक है, ये है छोटी कक्षाओं के लिए, यानी प्राइमरी में बच्चों को जो हमें मैथ पढ़ाना है, सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? ठीक है, तो सबसे अच्छी विधि होती है खेल मनोरंजन विधि, यानी प्ले वे मेथड। बच्चों को खेल खेल में समझाना, ऐसे स्पेशली क्लास में बिठा के मैथमेटिक्स को ना समझा के हमें उन्हें खेल खेल में ही उनसे ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ कराना जिसमें वो मैथ को यूज़ कर सकें। दूसरा है रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? रेखा गणित, अगर हमको रेखा गणित को पढ़ाना है तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? तो सबसे अच्छी विधि होती है विश्लेषण विधि, यानी कि एनालिसिस मेथड। ये नोट्स तो हिंदी मीडियम में है, क्योंकि हिंदी का मैटर बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। इंग्लिश का मैटर काफ़ी ज़्यादा बन पाता है, लेकिन मैं दोनों में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। विश्लेषण भी बताऊँगी, एनालिसिस भी बताऊँगी। ठीक है, एनालिसिस मेथड क्या होता है? पार्ट पार्ट में डिवाइड करना। जैसे कि हमने उनसे कोई पजल बनवा ली। अगला है बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, अगर हमें जो आकृति पढ़ानी है उसके लिए सबसे अच्छी जो मेथड होगा वो होगा आगमन निगमन विधि, यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड दोनों के दोनों ही एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने दिए थे। इस चीज़ को याद रखेंगे। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, आगमन और निगमन में फ़र्क क्या होता है। देखो, आगमन इंडक्टिव, इसमें क्या होता है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, बाद में डेफिनेशन दी जाती है। और निगमन विधि क्या होता है, वो बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें पहले ही हम बच्चे को रूल दे देते हैं, देन रूल पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में हम बच्चों को पहले ही फॉर्मूला बता देते हैं कि देखो ऐसे ये फॉर्मूला है, ऐसे करके साइन थीटा, ऐसे करके कॉस थीटा निकलेगा। उसके बाद बच्चे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। तो ये हो गया निगमन। और आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड होता है, जैसे हमको संज्ञा पढ़ाना है तो उसके लिए हम पहले संज्ञा क्या होती है ये ना बता के हम बच्चों को एग्जाम्पल दे कि बताओ आपका नाम क्या है, अच्छा आप कहीं घूमने गए थे, उस जगह का नाम क्या है। ऐसे कर करके हम नाम 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 बार बार बोलेंगे और फिर बाद में हम बोलेंगे बच्चों आपने इसमें एक चीज़ नोटिस करी, मैंने आपका नाम पूछा, जगह का नाम पूछा। ये आपको पता है जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं कि कोई भी नाम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो बच्चों उनको संज्ञा बोलते हैं और आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। ऐसे करके हम उनको पहले उदाहरण देंगे और फिर बाद में बताएंगे कि संज्ञा ये होती है और उसकी डेफिनेशन वगैरह देंगे। तो ये हो जाता है आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, आई होप अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। आगमन निगमन जरूरी नहीं है मैथ में बने, साइकोलॉजी में बन सकते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है उसमें बन सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कहीं पे भी बने बट बनेंगे जरूर। अगला है नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अगर कोई नया प्रश्न है, नया हमें कोई कॉन्सेप्ट उनसे सॉल्व करवाना है बच्चों से, तो उससे सबसे अच्छी विधि होती है आगमन विधि इंडक्टिव। कि हम पहले ना बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, ताकि एकदम से बम नहीं फोड़ देंगे कि बताओ ये क्या होता है, बताओ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आज हम, तो बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों को क्या करना है, हमको पहले ना थोड़ा थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल देना है, देन हमको कॉन्सेप्ट तक लेके जाना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगला है स्वयं खोज कर अपने आप सीखने की विधि कौन सी होती है? यानी अपने आप बच्चे सीखें, खुद चीज़ों को देखें, समझें, सीखें, स्वयं की खोज करें। उसके लिए अच्छी विधि होती है अनुसंधान विधि, यानी रिसर्च मेथड।
रिसर्च करना। बट क्या हम ये प्राइमरी में के लिए कर सकते हैं? तो नहीं, प्राइमरी में बच्चे रिसर्च नहीं कर सकते हैं, रिसर्च तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन पियाजे की बात का भी हमको एक रिस्पेक्ट रखनी है कि बच्चे क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो हम उनसे रिसर्च नहीं करा सकते, बट हम उनसे छोटी छोटी चीज़ें करा सकते हैं। जैसे हम उनसे कोई ऐसा गेम खिलवा सकते हैं जिसमें बच्चे को मतलब खुद से खोज करने का मौका मिले। अगला है सामाजिक शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? मेंटल डेवलपमेंट, सोशल। तो अगला है मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? मेंटल डेवलपमेंट, सोशल और फिजिकल, तीनों डेवलपमेंट हो जाए तो वो सबसे अच्छी विधि होती है प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड से कैसे होगा? खेल खेल में देखो, बच्चे खेलेंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट तो होगा, उछलेंगे कूदेंगे, फिजिकली डेवलपमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? बच्चे अकेले तो खेलेंगे नहीं, और बच्चों के साथ खेलेंगे, किसी को चोट लगेगी उसको उठाएंगे, कोई कुछ दोस्त बनेंगे, किसी से उनकी नोकझोंक होगी, ऐसे ही सोशल डेवलपमेंट होगा। मानसिक विकास कैसे होगा? बच्चे अपनी पूरा दिमाग लगाएंगे, अगर ऐसे करेंगे तो हम आउट हो जाएंगे, अगर ऐसे करेंगे तो वो आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो बच्चे का खेल से ही होता है। अगला है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की समस्या को हल करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? वो एनालिसिस मेथड ही होता है। पहले हम चीज़ों को पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं। अगला है सर्वाधिक खर्चीली विधि कौन सी है? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, सबसे खर्चीली विधि कौन सी है? तो खर्चा सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मेथड में होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट अलग अलग तरीके के बनाने पड़ते हैं, उनके लिए जो सामान चाहिए होगा प्रोजेक्ट के लिए, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि खर्चा होगा। अगला है बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये समीकरण मेथड होता है। अगला है सूत्र रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आगमन विधि। सूत्र रचना यानी फॉर्मूला की अगर हमको एक फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए हमको आगमन विधि यूज़ करनी पड़ेगी। पहले एग्जाम्पल देंगे बच्चे को। पहले हम जैसे हमको रेक्टेंगल पढ़ाना है, ठीक है, हमने एक टेबल ले लिया, हमने बोला कि बच्चों चलो इसको देखते हैं, ये जो टेबल है ना ये कितना बड़ा है, स्केल की सहायता से ऐसे करके पहले एग्जांपल देंगे ऐसे करके। देन हम उनको कि आपको पता है हम इसका एरिया ना बहुत आसानी से भी निकाल सकते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे करके, फिर हम बता देंगे। अगला है प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पे अंकगणित पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि। प्राइमरी लेवल पे तो सबसे अच्छी विधि प्ले वे ही मेथड मानी जाती है। तो आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के लगाना आप आंसर, लेकिन प्ले वे मेथड हमेशा आंसर होता है। अगला है वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि, यानी बच्चे में साइंटिफिक जो चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट जो होता है वो कौन सी विधि करती है? तो वो एनालिसिस मेथड करती है, एनालाइज करना सीखते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी विधि होती है। अब हम तो वो वाला जो हमारे पॉइंट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गणित शिक्षण की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या क्या इसके बारे में बात करी गई है वो। पहला है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, कि शिक्षण जो है, टीचिंग जो है वो त्रिध्रुवीय है, यानी उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला जो ध्रुव होता है वो होता है शिक्षण उद्देश्य, यानी हम पढ़ा क्यों रहे हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा वो। दूसरा होता है अधिगम अनुभव, ठीक है, यानी लर्निंग एक्सपीरियंस कि हमने क्या पढ़ा। और तीसरा होता है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो 3 त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तो एक अगला है व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, वही सक्रिय रहता है। यानी जो लेक्चर मेथड होता है उसमें सेंटर कौन होता है? तो ऑब्वियसली बात है, टीचर लेक्चर देता है तो सेंटर में कौन होगा? टीचर ही होगा, और टीचर ही सक्रिय रहता है। बच्चे सक्रिय भी रह सकते हो, निष्क्रिय भी रह सकते हैं। अगर उनको टीचर का लेक्चर पसंद आ रहा है, फनी है टीचर थोड़ा, तो बच्चे उस पर ध्यान देंगे, अदरवाइज तो बच्चे
निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तो व्याख्यान विधि जो है बड़ी कक्षाओं के लिए अच्छी मानी जाती है, प्राइमरी के लिए इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। अगला है बड़ी कक्षाओं में जब किसी के जीवन परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना हो वहाँ व्याख्यान विधि उत्तम है। यानी बड़ी क्लासों के लिए व्याख्यान विधि चल सकती है। मान लो हमको जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताना है, हमको महात्मा गांधी के बारे में बताना है, वहाँ पे हम व्याख्यान विधि का यूज़ कर सकते हैं। बट छोटे बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो प्राइमरी के लिए ये विधि इतनी अच्छी नहीं होती है। बट आप टीजीटी के लिए मतलब सेकंड पेपर की तैयारी करें तो वहाँ पे व्याख्यान विधि आपकी अच्छी मानी जाती है। अगला है सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ अभ्यास कार्य के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो ये होती है अधिन्यास विधि। अगला है प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण स्मृति केंद्र होना चाहिए जिसका आधार पुनरावृत्ति होना चाहिए। यानी जो हम बचपन में प्राइमरी क्लासेस में जो गणित पढ़ाते हैं ना, वो मेमोरी बेस्ड होना चाहिए, जिसको बच्चे बार बार रिकॉल कर सकें, रिपीट कर सकें। ठीक है, तो हमको ना कुछ ऐसे मतलब क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि बच्चों को ना बार बार करने का मौका मिले, उस चीज़ को बच्चे बार बार कर पाएँ। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं अगर बच्चों को, प्राइमरी में 6th क्लास से शुरू होता है वैसे, चलो हम कुछ और पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बेसिक हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चों को बोल सकते हैं अच्छा तुम कुछ बच्चों को बोल सकते हैं तुम दुकानदार हो, और कुछ बच्चों को बोल सकते हैं कि तुम ना कस्टमर हो, तुमको ख़रीदना है। फिर चलो तुम्हारे पास 100 रुपये है, तुमने इतने की चीज़ ले ली, इतने की, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बचे। ऐसे करके ना बच्चे बार बार करेंगे, बच्चे अपने घर पे जाके भी करेंगे, मम्मी के साथ कहीं लेने जाएंगे कुछ सब्जी कि हमारे टीचर ने ऐसे बताया था। तो बार बार पुनरावृत्ति करने का उनको मौका मिलना चाहिए बच्चों को। अब इससे अगला टॉपिक आ जाता है गणित के लाभ, यानी हम मैथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमारे उसके क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा हमको होता है। ठीक है, तो प्रयोगात्मक मूल्य यानी हम उसको प्रयोग करते हैं, नैतिक मूल्य हम उससे नैतिक चीज़ें भी सीखते हैं, जैसे खेल से अगर हम नैतिक चीज़ें भी सीखते हैं, बौद्धिक चीज़ें, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है। यूँ कहते हैं जिनका मैथ अच्छा होता है उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प होती है। अनुशासन संबंधी मूल्य, नियमितता, अवकाश का सदुपयोग, ये सब तो आप जानते हो, ये सब तो आप कर लोगे। अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है। ठीक है, अगला है एक सेकेंड, हाँ जी, ये है गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य व अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि इतनी शुद्ध हिंदी आपको आई नो आदत नहीं होगी। गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य ये हम कल करेंगे, आज की वीडियो में इतनी छोटी ही रखूँगी, जिससे कि क्योंकि देखो अगर आपको ये समझ आए चीज़ें तभी मैं आगे बढ़ाऊँ। ऐसा नहीं मैं 1 घंटे की वीडियो बना दूँ उसमें बच्चे देखें ही ना, तो फिर आई डोंट थिंक उसका कोई फ़ायदा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको आगे भी ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और आपको किसकी थ्योरी पढ़नी है। मैथ की थ्योरी तो मैं कराऊंगी। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अगली वीडियो मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर आपके कमेंट आएंगे तो अगली वीडियो मैं बड़ी लेके आऊँगी, जिसमें कि आधे से आधा मैं पेडागोजी उसमें कवर कर लूँगी। ठीक है, थैंक यू।